रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्लास 10th यानी कि 10वीं कक्षा की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण अध्याय में से एक है, जो सिर्फ न कि मैट्रिक एग्जामिनेशन यानी क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन मैट्रिक के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, बल्कि उसके अलावा भी यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से कैसे एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में यह 3 से 5 अंक के पूछे जाते हैं। 3 से 5 अंक के पूछे जाते हैं। 3 से 5 अंक के पूछे जाते हैं। जनरली यानी सामान्यतः यह 5 अंक के पूछे जाते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर इस अध्याय को यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को हम पढ़ लेते हैं, तो अगर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को हम पढ़ लेते हैं तो हमारा 80 मार्क्स का जो एग्ज़ामिनेशन होता है उसमें से 5 मार्क्स घट जाएगा, यानी कि 75 मार्क्स ही बाकी के 75 मार्क्स ही पढ़ने के लिए बचेंगे। तो एक अभिक्रिया एवं समीकरण एक केमिस्ट्री का अध्याय है। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण एक केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का एक अध्याय है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस दृष्टिकोण से कि अगर हम रसायन शास्त्र को पढ़ेंगे तो इसके बिना हम रसायन शास्त्र को नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा यह चैप्टर अन्य अध्याय को समझने में भी बहुत ही योगदान साबित करेगा, बहुत ही योगदान देगा अपना। तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको कैसे पढ़ना है ये जानते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो लेक्चर को अपने टेबल पे ये जहाँ भी पढ़ रहे हैं वहाँ रख लें मोबाइल को। उसके बाद कान में ईयरफोन लगा लें और अपने एक पेंसिल रखें हाथ में और एनसीईआरटी बुक को सामने खोल के रखें, और जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आप उसमें भी पढ़िए अपने दैनिक जीवन में। अब आइए शुरू करते हैं। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए। विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मी में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ देते हैं। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायु में खुला छोड़ दिया जाता है। अब आपको इसमें यह समझ में नहीं आएगा कि आर्द्र वायु क्या होता है। आर्द्र वायु उस वायु को कहते हैं जिस वायु में नमी युक्त होती है। नमी बोले तो नमी का मतलब हो गया जैसे पानी है तो वो नमी है। तो वायु में जितना पानी का मात्रा है उसको हम आर्द्र बोलेंगे। जितना अधिक पानी का मात्रा है उतना ज़्यादा आर्द्र होगा, ठीक है। उसके बाद अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन पकाया जाता है। हमारा शरीर भोजन पचा लेता है। हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। तो यहाँ बोल रहा है कि जैसे कोई खाना बनाता है, एक ही एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई खाना बनाता है तो खाना बनाते समय यहाँ बहुत सी चीज़ें रहती हैं। पहले सब्जी होता है, उसको धोते हैं, मसाला डालते हैं, लेकिन बाद में जो खाना बन जाता है तो उसका स्थिति और पहले जो खाना बनने वाले से पहले जो सब्जी रखा हुआ था, भात था, चावल था, दाल था, उसका स्थिति दोनों में कितना परिवर्तन हो जाता है। तो यही बोल रहा है दोनों की प्रकृति यानी कि प्रकृति जो पहली की अवस्था है तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है।
पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में, पदार्थ के भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन के बारे में हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसको पुनः अपने, जैसे वो इनिशियल स्टेज में है और उसको किसी रूप में ढाल दिया गया, तो उसको फिर से अगर चाहें तो वो इनिशियल स्टेज में आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा कि अगर कोई पहला स्टेट में कोई चीज़ है, यानी पहली अवस्था में कोई चीज़ है और वो दूसरी अवस्था में चली गई, पहली अवस्था से वो दूसरी अवस्था में चली गई, तो वो तीसरी अवस्था में नहीं आएगी। वो तीसरी अवस्था, मतलब तीसरी अवस्था बोले तो पहली अवस्था में, मैंने पुनः जो प्रारंभिक स्थिति थी उसमें नहीं आ सकती है। तो इसको हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। भौतिक परिवर्तन में क्या होगा कि दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में आ जाएगी। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, पहली से दूसरी में तो चली जाएगी लेकिन दूसरी से पहली अवस्था में नहीं आ पाएगी। इसी को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब हम एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण जान लेते हैं। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण, सबसे आसान सा उदाहरण है, हम लोग सभी न सभी अपने बचपन में जब बारिश का समय होता है तो बारिश के समय में हम कागज़ के नाव बनाते हैं। कागज़ के नाव बनाते हैं और उसको पानी में डालते हैं। लेकिन अगर हम उस कागज़ के नाव को अगर पानी में न डालें और उस नाव को फिर से अगर उसको खींचे, तो मतलब उसको खोलें, तो वह पुनः अपने कागज़ की स्थिति में आ जाएगी। यानी वह कागज़ थी और फिर से एक कागज़ बन गई। लेकिन अगर मान लीजिए हम दूध लिए और दूध से हम दही बना दिए, तो दूध से शुद्ध दही बन गई, यानी एक अवस्था से वो दूसरी अवस्था में तो चली गई, लेकिन उसको हम पुनः अगर चाहें तो दही से दूध नहीं बना सकते हैं। अगर पुनः चाहें कि दही से दूध बन जाए तो यह नहीं हो सकता। इसी को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अब आगे चलते हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अगर कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी कि दूध से दही बना, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, यानी उदाहरण मानते हैं कि दूध से दही बना, तो यह एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो इसको हम रासायनिक परिवर्तन के साथ साथ हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये प्रक्रिया हुई उसको क्या बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कोई पदार्थ जब रासायनिक, क्या बोल रहा है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम यह कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। हाँ, जाहिर सी बात है, आपको अभी कन्फ्यूजन होने लगा होगा कि अभी आप भैया अभी आप बताएं कि रासायनिक परिवर्तन होता है और अभी आप बोल रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसका वास्तविक अर्थ क्या है। तो हम जैसे कि जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो कुछ क्रियाकलाप करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रियाकलाप को पढ़ते हैं। क्रियाकलाप 1.1, उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सावधानी बरतेंगे। इस क्रियाकलाप को जो भी सावधानी है उसको छोड़िए और हम लोग आगे आते हैं। 2 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेकमाल समझ रहे हैं, सरेस पेपर होता है जो आप लोग देखे होंगे, लोहा वगैरह के गेट जो होते हैं उसको रगड़ा जाता है जिससे जंग छुड़ाया जाता है। जब पेंट वगैरह हमारे घर में होते हैं तो एक पेपर होता है जिसको सैंड पेपर भी बोलते हैं, सैंड पेपर, रेकमाल,
उसमें बालू के बुरादे लगे होते हैं और उससे आप रगड़ेंगे तो एकदम चकाचक हो जाएगा। उससे साफ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़ के स्पिरिट लैंप एक लैंप होता है जो आप को कहाँ मिलेगी। स्पिरिट लैंप एक लैंप होता है जो कि आपको प्रयोगशाला में मिल जाएंगे। आप अपने स्कूल के प्रयोगशाला में जाके देख सकते हैं। इस तरह का एक लैंप होगा जिसमें इस तरह का एक लैंप होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पिरिट लैंप। इसमें स्पिरिट डाला जाता है, स्पिरिट का यूज करके ये जलता है, इसलिए स्पिरिट लैंप कहा जाता है। इस चिमटे को पकड़ लीजिए स्पिरिट लैंप या बर्नर से, इसका दहन करिए। ये बोला स्पिरिट लैंप या बर्नर से किसी से भी हम इसका दहन कर सकते हैं। इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कीजिए। ये वॉच ग्लास है। वॉच ग्लास उस ग्लास को कहते हैं जिसमें हम कोई भी प्रयोग करते हैं और उसमें रखते हैं देखने के लिए कि इसमें ये क्या हुआ। कर लीजिए जैसा कि चित्र 1.1 में दिखलाया गया है। ये है आपका बर्नर और ये आपका चिमटा है, और चिमटा के आगे यहाँ आप देख सकते हैं ये मैग्नीशियन रिबन है और उसको हम जलाएं और जलाने के बाद वॉच ग्लास में हम रखें। तो वॉच ग्लास में जब रखें तो रिबन का दहन करते समय से अपनी आँख से यथासंभव दूर रखें। इसको आँख से दूर रख के जलाएं। आपने क्या परीक्षण किया, हाँ तो आपने क्या परीक्षण किया ये आप बताइए, तो आप पाएंगे क्या पाएंगे। तो आइए, आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियन रिबन का दहन होता है। आप देखेंगे जब ऐसा करेंगे कि एक बर्नर लेंगे और रेकमाल की मदद से रिबन को साफ़ करेंगे, मैग्नीशियन रिबन को, और चिमटा से ऐसे पकड़ेंगे। चिमटा से पकड़ने के बाद उसमें आग लगाएंगे तो वो क्या होगा, जलेगा। ये जलने लगेगा और जलने के क्रम में एक चमकदार लौ निकलेगा। क्या निकलेगा, चमकदार श्वेत लौ निकलेगा। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं, प्रीवियस क्वेश्चन भी है कि अगर हम मैग्नीशियन रिबन को जलाएंगे तो किस कलर का लौ निकलता है, तो श्वेत कलर का लौ निकलता है। यह एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है और यह श्वेत चूर्ण में भी परिवर्तित हो जाता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बना है। तो जब हम जलाते हैं तो वायु में ऑक्सीजन होती है और तथा हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच एक अभिक्रिया होती है जिसके कारण मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब हम मैग्नीशियम रिबन को वायु की स्थिति में यानी प्रेजेंस में या परिस्थिति में वायु की स्थिति में जब हम जलाएंगे किसको, मैग्नीशियन रिबन को, तो हमको क्या मिलेगा। जब